हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम देखेंगे कि लाइट हमारी वेव है या पार्टिकल है ना। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है ड्यूअल नेचर, और उसमें हमें यही समझना है कि हमारी जो वेव मतलब लाइट है वो कैसी है, वेव नेचर की है या पार्टिकल नेचर की है। इसके समझने के लिए हमें पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो पहले हमारा आता है थ्योरी पार्ट। ओके, तो थ्योरी पार्ट में हम अभी देखते हैं कि क्या है कि पहले के जो साइंटिस्ट थे ना, वो क्या बिलीव करते थे कि जो हमारी लाइट एक वेव है। हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे अभी हमारे ऑप्टिक्स में, हमने वो वाला चैप्टर कवर नहीं किया, लेकिन उसमें क्या कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन। ठीक है। तो अब क्या होता है, जो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है या फिर हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है, वो तो सपोर्ट कर रहे हैं किसको, वेव नेचर को ही। लेकिन पार्टिकल नेचर को अब कौन सपोर्ट कर रहा है वो आगे देखते हैं। देखो क्या हुआ था लेटर, जब एक्सपेरिमेंट चल रहे थे डिस्चार्ज ट्यूब एंड गैसेस के साथ लो प्रेशर पे, तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि वहां पे कैथोड रेज है। मतलब उन्होंने वहां से क्या डिस्कवर की, कैथोड रेज डिस्कवर की। और थॉमसन ने प्रूव किया कि जो कैथोड रेज हैं वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी से भाग रहे हैं ना, वो हमारे क्या है, कैथोड रेज हैं। ओके, तो देखो जो आपकी क्या होती है कैथोड रेज, उसकी स्पीड क्या होती है, 0.2 इंटू स्पीड ऑफ लाइट। हमारी स्पीड ऑफ लाइट की तो हमें पता होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी है। अब ये इतनी है, उसके मल्टीपल में 0.1 से 0.2 तक की वैल्यू कितना ज्यादा होगा, है ना। अब जैसे ही हम बात करते हैं हमारे चार्ज बाय मास रेशो की, तो वो हमारा कुछ आ जाता है 1.76 इंटू 10⁻11। ये घबराओ मत, कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। बस ये आपकी थोड़ा सा बेसिक क्लियर करने के लिए चैप्टर का। तो मिकेलियन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, और वहां से क्या मेजर किया कि हमारा जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो ये है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। जो हमने फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक में ई की वैल्यू ली थी ना, कि हमारा चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसके बाद में हम ये वैल्यू लिखते थे, राइट। तो वहां से याद कर सकते हो उसको। और मास किसके इक्वल होगा, E/M के, ठीक है। तो E/M क्या है हमारा, चार्ज बाय मास रेशियो, उससे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई आपके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो हमने इससे क्या कंक्लूड किया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक पार्टिकल है, और जो कि सारी जगह सेम रहेगा, यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट है ये मैटर का, ठीक है। मतलब कि कोई भी मैटर है वो किससे बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल से, ठीक है। तो अब देखो, अब हम ये पढ़ रहे थे कि वेव, जो हमारी लाइट है वो वेव है या पार्टिकल है। तो ये तो हम भूल ही गए, हम कहाँ चले गए, उससे पहले इलेक्ट्रॉन के ऊपर, है ना। तो अब देखते हैं वेव है या पार्टिकल है। तो 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, हर्ट्ज, कैम्पटन एंड स्टार्क ने क्या डिस्कवर किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर किया। तो अब जो हर्ट्ज थे उन्होंने ये देखा था कि हमारी जो वेव है वो कैसी, मतलब जो हमारी लाइट है वो वेव नेचर की है। तो इनको जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उन्होंने डिस्कवर किया, तो उन्हें क्या करना चाहिए था, बताओ, वेव थ्योरी के रिस्पेक्ट में करना चाहिए था, है ना। लेकिन जो आइंस्टीन थे उन्होंने फिर क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, आपकी क्वांटम थ्योरी डिस्कवर कर दी, जिसमें क्या बोला कि जो हमारी लाइट है वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बनी है एनर्जी के, जिनको हम फोटोन्स बोलते हैं, ठीक है। टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिनको हम क्या बोलेंगे, फोटोन्स, जिनकी वैल्यू क्या होगी, E = H², ठीक है। अब बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। अब मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो हमने पहले ही पता है। क्यों, क्योंकि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तभी तो उनको कंडक्टर्स माना जाता है, गुड कंडक्टर्स। तो सम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत, जैसे वो नहीं कर रखा होता ये नाम नाम के पकड़ रखे, वैसे बिल्कुल फ्री है वो मूव करने के लिए, ठीक है। तो दीज मेटल्स कैन मूव फ्रीली इनसाइड द मेटल बट कैन नॉट लीव द सरफेस। अच्छा, अब हमारे घर की तरह हो गया, घर की तरह क्या, क्लासरूम की तरह। देखो आप क्लास में हो, ठीक है। अब मॉनिटर कह रहा है कि तुम बातें कर लो लेकिन क्लास से बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, तो वो लूजली बाउंड है,
ठीक है। अब आप क्लास में फ्रीली कहीं पे भी घूम सकते हो, लेकिन आपको बाहर नहीं जाना क्लास से, ठीक है। बाहर गए, बाहर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि अंदर क्लास टीचर नहीं है, सिर्फ मॉनिटर है जो कि आपको लूजली बाउंड करके रख रहा है, लेकिन बाहर तो प्रिंसिपल है, टीचर्स है। तो इसलिए मैं जो हमारी क्लासरूम के अंदर बच्चे होते हैं, जब मॉनिटर्स हो, थोड़ा सा फ्रेंडली मॉनिटर, तो उस टाइम पे वो कैसे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में, ठीक है, वो उसके अंदर फ्रीली मूव करेंगे, लेकिन उस मेटल सरफेस को लीव नहीं करेंगे। तो जैसे ही वो बाहर आएंगे, वो क्या ओवरकम करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब कि अब कुछ शरारती बच्चे होते हैं, वो मॉनिटर को चकमा देके भाग गए, ठीक है, तो वो क्या कर लेते हैं, उस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम कर लेते हैं, मतलब कि उससे पीछा छुड़ा के जल जाते हैं। अब हिम्मत तो चाहिए उसके लिए, है ना। क्लास में से जो बच्चा मॉनिटर खड़ा है, उसके होते हुए भी क्लास से बाहर निकल जाए, तो कुछ तो हिम्मत होगी, तो वो हिम्मत को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। तो वो क्या होती है, हमारी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू लीव दी मेटल सरफेस, ठीक है। वो मिनिमम एनर्जी होती है एक इलेक्ट्रॉन की, ताकि वो उस मेटल सरफेस को लीव कर सके, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल एंड इम्प्योरिटीज, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। अब लोएस्ट वर्क फंक्शन किसका होता है, सीजियम का, CS, इसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली इमिट होते हैं। हाईएस्ट किसका होता है, प्लेटिनियम, हार्ड टू इमिट। अब इसको याद कैसे करोगे, सीजियम जो है वो स्ट्रिक्ट, मतलब बिल्कुल फ्रेंडली टीचर की क्लास है, ठीक है, तो वहां से बच्चे इजीली निकल सकते हैं। लेकिन अगर अब हमारे आगे सबसे स्ट्रिक्ट टीचर, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत मुश्किल से जाएंगे ना। अब क्लास से बाहर चले गए, टीचर ने गुस्सा किया, मतलब बहुत गुस्से वाली टीचर है वो, और आप क्लास से बाहर चले गए, वो आपको गुस्सा करेगी ना बहुत ज्यादा, और आप डरोगे भी सही, तो वहां से इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल इमिट होंगे। लेकिन अब कोई फ्रेंडली टीचर है, तो वहां से क्या होंगे, जल्दी इमिट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि बच्चे जल्दी भाग जाएंगे वहां से, ओके। तो जो हमारी फ्रेंडली टीचर है वो हमारे सीजियम है, जो हमारी वो है, क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट टीचर है, वो क्या है, प्लेटिनियम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन अब देखते हैं, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके मेटल सरफेस को छोड़ रहे हैं, ठीक है, वहां से जा रहे हैं, उसको हम इमिशन बोलते हैं। और रूम टेम्परेचर पे कोई भी इलेक्ट्रॉन सरफेस को लीव नहीं करता, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर जो इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस को लीव नहीं करेंगे, क्योंकि वर्क फंक्शन से कम होती है हमारी एनर्जी, मतलब मिनिमम एनर्जी नहीं होती उस टाइम पे, ओके। अब बात करते हैं थर्मियोनिक इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन मेटल इज हीटेड। अब ना आप क्या कर रहे हो, क्लास में आप सब बच्चे, और एक ना बहुत मतलब ऐसा बच्चा है जो बहुत सहमा रहता है, ठीक है। अब ना आप उसको कह रहे हो कि तेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है ये काम करने की, तू तो क्लास से जा ही नहीं सकता, ठीक है, तुम उसको आग लगा रहे हो पीछे से, तो क्या करेगा वो, जब हीट अप करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो है गुस्से में आ जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन निकला है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मियॉन्स, ओके। अब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की बात करें, तब होता है जब हम क्या करें, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करे उस मेटल के सरफेस के ऊपर, ताकि वो लीव कर सके उस मेटल सरफेस को, ठीक है। तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। थर्मियॉन्स किसको बोलते हैं, जब आप मतलब मेटल सरफेस को हीट कर रहे हो उस टाइम पे, ठीक है। और करंट जो प्रोड्यूस होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के टाइम, वो होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, समझे। अब बात करते हैं आगे फील्ड इमिशन की या फिर कैथोड इमिशन की। ये कब होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो उस टाइम पे, ठीक है। तो सेकेंडरी इमिशन की अब मैं आगे बात करूं, तो जब फोर्स जो हमारे बहुत जल्दी जल्दी भागने वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो मेटल सरफेस को स्ट्राइक करे, नॉकआउट करे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर जाए। अब क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हम कैसे याद करें, देखो दूसरी क्लास के बच्चे, अब वो तो क्लास से निकल आए कि मैम हमारा तो ना फंक्शन है, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी। अब आपकी क्लास में एक स्ट्रिक्ट टीचर, ठीक है, तो क्या होता है उस टाइम पे, वो जो बच्चे निकल के आए हैं अपनी क्लास से प्रोग्राम की प्रैक्टिस के लिए, वो आपकी क्लास में आएंगे, नॉकआउट करेंगे कि टीचर इन्हें भेज दो, वो टीचर तुम्हें भेज देगी। तो जो आए हैं इलेक्ट्रॉन्स वो प्राइमरी हैं, जो आप
मतलब जो प्राइमरी के साथ गए हैं वो हमारे क्या हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नॉकआउट करेंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लेके अपने साथ चले जाएंगे, और जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स जो गए हैं ना नॉकआउट करने पे, वो हमारे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझे? अब देखो, हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको इतना तो पता चल गया कि हम एक लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी की डालते हैं तब वो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो अब कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं जब हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे, वो कौन कौन से हैं? के, Na, Cs और Rb। ठीक है, एल्कली मेटल्स सेंसिटिव होते हैं यूवी लाइट से, जैसे ही आप यूवी लाइट डालोगे इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएंगे उस टाइम पे। ओके, अब हम बात करते हैं हर्ट्ज, हॉलविच और लेनार्ड ऑब्जर्वेशन की। तो इसमें क्या होगा, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, जब वो स्टडी कर रहा था स्पार्क डिस्चार्ज, ठीक है, स्पार्क का डिस्चार्ज स्टडी कर रहा था, तो हर्ट्ज ने क्या देखा कि जैसी जो स्पार्क है वो स्ट्रांग हो रहे हैं जब आपकी यूवी लाइट उसके ऊपर गिर रही है डिटेक्टर लूप पे। मतलब कि जैसे देखो, इस इनका ये सेटअप है कुछ यहाँ पे, तो क्या है, इधर से आपकी यूवी लाइट गिर रही है इसके ऊपर, तो स्पार्क कब ज्यादा हो रहा है, जब आपकी यूवी लाइट ज्यादा गिर रही है, वो ये कह रहा है। ठीक है, और कंक्लूजन क्या निकला कि जो यूवी रेडिएशन है वो क्या कॉज करती है, इलेक्ट्रॉन टू एस्केप, मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस्केप हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हॉलविच एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। हमने हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन देख ली, और हॉलविच और लेनार्ड ने क्या ऑब्जर्वेशन की थी 1886 और 1902 में, कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है स्टडी किया गया था यूजिंग 2 मेटल प्लेट्स। अच्छा, हमने 2 मेटल प्लेट यूज की इन इवैक्यूएटेड ट्यूब। एक हमारी इवैक्यूएटेड ट्यूब है जिसमें हमने 2 मेटल प्लेट्स रखी हैं। तो एमिटर प्लेट कौन सी है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स लीव करके जाएंगे। मतलब कि जैसे देखो, ये जो है ना, ये तो आपकी बाहर वाली जो जिस ट्यूब के अंदर ये दोनों रेड वाली चीजें रखी गई है ना, ये हमारी इवैक्यूएटेड ट्यूब। अच्छा, इसमें क्या होगा, हमारा मेटल सरफेस है, तो जैसे यूवी लाइट पड़ेगी इसमें से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ये हमारी इमिटर प्लेट है, और यहाँ पे आके वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कलेक्ट होते जाएंगे, तो ये हमारी कलेक्टर प्लेट है। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं ना, तो कलेक्टर प्लेट उसे अट्रैक्ट करने लग जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं, जैसे यूवी लाइट फॉल होती है इमिटर प्लेट पे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट करते हैं और कहाँ कलेक्ट हो जाते हैं, कलेक्टर प्लेट पे। और जैसे ही आपकी यूवी लाइट, मतलब कि आपकी यूवी लाइट आनी बंद हो गई, उस टाइम पे करंट क्या हो जाएगा, 0। और जो हॉलविच ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट थी ना, वो लूज करने लग जाती है चार्ज व्हेन एक्सपोज टू यूवी लाइट। मतलब जिंक प्लेट को अगर हम यूवी लाइट के अंदर रखें तब तो वो क्या कर रही है, लूज कर रही है चार्जेस, लेकिन जैसे ही हम उसको बंद कर रहे हैं, मतलब यूवी लाइट नहीं आ रही, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स जाने बंद हो जाते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला कि लाइट इंसिडेंट होती है मेटल सरफेस पे, वो क्या कॉज करती है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोड्यूस करती है आपका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखो, ये होती है आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि रिक्वायर्ड की जाती है जस्ट टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। मतलब ना बिल्कुल ये मिनिमम एनर्जी होती है जिससे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल सरफेस को छोड़ के जा सके। ठीक है, अब देखो, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम है, तो उस टाइम पे कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। ठीक है, वो नेचर ऑफ जो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, अब देखो, इसमें अपैरेटस क्या है, हमने इवैक्यूएटेड ट्यूब ली, क्वार्ट्ज ट्यूब में से कोई भी ले लो। तो मेटल प्लेट है सी, जिसमें इमिट, जहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। ठीक है, एक हमारे पास है मेटल प्लेट ए, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे। एक हमारे पास क्वार्ट्ज विंडो है यूवी लाइट के लिए। ठीक है, और एमिटर, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स, ये सब। ठीक है, तो ये सब कनेक्ट किया है, इससे जैसे यूवी लाइट आती रहेगी वो मेटल सरफेस को छोड़ती जाएगी और कलेक्टर प्लेट में इकट्ठी होती जाएगी। ठीक है, अब क्या वर्किंग बोली कि यूवी लाइट थ्रू क्वार्ट्ज विंडो, मतलब जो यूवी लाइट है ना वो क्वार्ट्ज विंडो के थ्रू आ रही है। एक ना छोटा सा छेद किया जाता है, जैसे ये है ना, ये हमारी यूवी वो है, क्वार्ट्ज प्लेट है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, हमारा वो है कलेक्ट इवैक्यूएटेड ग्लास है। तो यहाँ पे एक यूवी लाइट आने के लिए ना एक थोड़ी सी होल्ड कर रखा होता है। ठीक है, तो क्वार्ट्ज विंडो से क्या आती है, आपकी यूवी लाइट आती है और स्ट्राइक करती है इमिटर प्लेट पे, यहाँ होती है। तो यूवी लाइट आएगी तो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। ओके, तो
इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इमिट करते हैं और कहाँ मूव करते हैं, कलेक्टर प्लेट ए के ऊपर, मतलब जहाँ से इमिट होके, मतलब मेटल प्लेट सी से वो इमिट होते हैं, ठीक है। तो क्या होंगे, उसके बाद वो उसको छोड़ के कलेक्टर प्लेट पे इकट्ठे हो जाएंगे। अब जो कलेक्टर प्लेट होती है ना, वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे होती है, ठीक है, मतलब कि एनोड पे होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रीच करते हैं ए पे, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उस वजह से फ्लो होता है। अगर आपका ए का पोटेंशियल जीरो हो गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे कलेक्टर प्लेट पे, तो क्या होता है, जो सम इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो ए और मतलब सी और ई के बीच में रह जाते हैं। अब जैसे फ्लो कर रहे हैं एकदम से, इसका मैं पोटेंशियल जीरो कर दूं ए का, तो उस टाइम पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कुछ बीच में रह जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, क्लास है अब, ठीक है, अब सब बच्चों को अंदर भेजा जा रहा है, ठीक है। अब एकदम से सीट्स फुल हो गई, तो कुछ बच्चे तो बीच में ही अटक जाते हैं ना, वहीं पे रह जाते हैं, तो वैसे ही रहता है ये भी, ठीक है। और रिड्यूसेस द नंबर रीचिंग द कलेक्टर प्लेट, और ये ना जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो कम हो जाते हैं जो कि कलेक्टर प्लेट पे जा रहे हैं, ठीक है। अब करंट यहाँ पे वीक बन जाता है, और जो ट्रेप्ड चार्जेस होते हैं उन्हें हम स्पेस चार्जेस बोलते हैं, ठीक है। जो चार्जेस रुक गए होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेस चार्जेस बोलते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमें क्या मिले कि कीपिंग द फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड, मतलब कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी किससे ज़्यादा हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। अब हम इंक्रीज करेंगे लाइट इंसिडेंस, तो इंक्रीज क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स में, जितने ज़्यादा फोटोन्स उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा लीनियरली इंटेंसिटी के साथ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो इंटेंसिटी के साथ इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखें, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखें, तो जो कलेक्टर प्लेट ए है जो कि पॉजिटिव पे है, ठीक है, प्लस, ठीक है, एनोड, तो इस टाइम पे क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे ना सी से, वो एक्सेलरेट करेंगे ए की तरफ, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेंगे, उस तक, ठीक है, और उस वजह से हमारा करंट इंक्रीज होगा। और कुछ टाइम के बाद क्या होगी, वोल्टेज मैक्सिमम करंट रीच कर जाएगी, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की, वो क्या होगी आपकी सैचुरेशन करंट, ठीक है। इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीच इन डिफरेंट, मतलब ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, हमारे कितने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उस प्लेट तक पहुंच रही है, ठीक है। अब हमारा आता है अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल टू कलेक्टर प्लेट। जैसे ही मैं नेगेटिव पोटेंशियल लगा दूंगी ना, तो नेगेटिव वेव वो रिपेल करने लग जाएगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि कैथोड से आ रहे हैं वो। अगर मैं उसकी कैथोड भी नेगेटिव होता है, वो भी नेगेटिव कर दूं, तो वो उस दोनों को लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं ऑफकोर्स, तो वो रिपेल करने लग जाएगा, और करंट क्या होगा, ग्रेजुअली कम होता जाएगा, और सर्टन नेगेटिव वोल्टेज पे जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी है ना, वो भी बंद हो जाएंगे, और करंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। और नेगेटिव पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। देखो ये जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बिल्कुल कांस्टेंट जा रहे हैं, ठीक है, एकदम से ये नेगेटिव हो जाएंगे, हमारा रिटार्डिंग पोटेंशियल है, और इस पॉइंट पे हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाती है, ठीक है। अब हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितनी होगी, ई वी नॉट, ठीक है, और किसके इक्वल भी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, वी मैक्स। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जब हमारा वी बी मैक्स होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला कि जो सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है डू नॉट पोजेस सेम काइनेटिक एनर्जी, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स की सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, कुछ सम मेटल्स सेम मेटल एंड सेम फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ना कि इंटेंसिटी के ऊपर, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मेटल के ऊपर, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब कि कितनी फ्रीक्वेंसी से आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है मुझे पता है, लेकिन ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, तो इसको स्किप मत करना। देखो हम क्या करेंगे, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है, मतलब कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बट इक्वल इंटेंसिटी, मतलब कि क्या होगा कि मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे डाल रहे हैं लेकिन इक्वल इंटेंसिटी होगी। अब देखो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी ना, डिफरेंट होगी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, जितनी हाइयर फ्रीक्वेंसी मोर नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब कि जितना ज़्यादा आप नेगेटिव पोटेंशियल मतलब वो दे रहे हो ना, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, उतनी नेगेटिव उसकी
स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर मोर एनर्जेटिक, इस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। और सैचुरेशन जो है करंट डिपेंड करता है ऑन इंटेंसिटी ओनली, ये सिर्फ इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगर ग्राफ की ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा ई वी नॉट एच न्यू माइनस में एच वी नॉट, ठीक है। वी नॉट क्या होगी हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्लोप क्या हो जाएगा एच बाई ई, क्योंकि अगर मैं यूं कर दूं तो एच बाई ई, ये एच बाई ई वी नॉट, तो इधर से हमारा स्लोप क्या आ जाएगा एच बाई ई, इंटरसेप्ट क्या होगा हमारा वी नॉट, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे, और इंटरसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एक्सिस वो क्या होगा माइनस एच ई बाई वी नॉट, एच ई वी नॉट, ठीक है। और वंश फंक्शन हमारा इसका क्या होगा फाई नॉट किसके एच वी नॉट, ठीक है। और थ्रेशोल्ड देखो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, नेगेटिव जा रही है ये आपकी, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड जस्ट ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना आपकी इंसिडेंट रेडिएशन की, वो जस्ट क्या रिक्वायर करती है कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं, ठीक है। और आपकी अगर वो फ्रीक्वेंसी है अगर वो थ्रेशोल्ड से क्या है कम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो उस टाइम पे एमिशन नहीं होगा, कितनी बेशक आप चाहे कितनी इंटेंसिटी की लाइट दे दो, ठीक है, सिर्फ वो किसके ऊपर डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, वो क्या होंगे एक गिवन मेटल के लिए एंड फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जबकि जो इजेक्टेड ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी की हमारे पास लाइट आ रही है, ठीक है। अब एक गिवन मेटल के लिए क्या एग्जिस्ट करता है अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी वी नॉट बिलो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड, ठीक है, मतलब कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी रिक्वायर्ड करती है अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड की बात बाद में करें तो, ठीक है। मतलब पहले हमारा क्या आता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी आती है जो कि नेचर ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा अगर मैं अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है। और क्या है यहाँ पे सिर्फ इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। हमें क्या बताया गया यहाँ पे कि देखो पहले इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड से पहले हमारा वी नॉट ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है, पहले, और उससे पहले हमारी क्या डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी है उससे पहले, मतलब, और लास्ट हमारे नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक जो है हमारा एमिशन वो एक इंस्टेंटेनियस टाइम लैग है और जो कि ग्रेटर है किससे 10⁻⁹ सेकेंड से, ठीक है। ये लॉज आपको थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे बट आएगा नहीं इतना यहाँ पे, ठीक है। बस ग्राफ से याद करना, छोटे छोटे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं ये वाले क्वेश्चंस, बट थ्योरी अच्छे से करके जाना है ये वाली, ठीक है, PYQs करने हैं इसके। अब देखो जो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी उसमें क्या हुआ, एक लाइट है कंसिस्ट ऑफ टाइनी पैकेट्स, ठीक है, क्वांटा या फिर फोटोन आई यहाँ पे, ठीक है। एनर्जी क्या दी उसने ईच फोटोन की इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। एच यहाँ पे क्या है प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी है। अब जैसी एनर्जी का हम यूज देखें ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर हम कंसिडर करते हैं एक फोटोन न्यू का फॉल कर रहा है जो मेटल सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो फोटोन की एनर्जी क्या होगी एच न्यू, ये तो हमें पता ही है। तो एनर्जी स्पेंड इन एनर्जी किसमें इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन, ये तो मैंने बताया था कि कितनी हिम्मत चाहिए उसको, उससे हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो वर्क फंक्शन हमारा किसके इक्वल हो गया फाई नॉट एच वी नॉट, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसके, ठीक है। अब जो रिमेनिंग एनर्जी होगी अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो बाकी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, तो वो फाई नॉट प्लस के मैक्स होगी। के मैक्स फिर हमारा किसके इक्वल होगा एच न्यू माइनस में फाई नॉट, ठीक है। तो ये आ गई हमारी के मैक्स और ये इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि करंट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के, ठीक है। अगर आपका क्या है फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है देन के मैक्स जो है
वो इम्पॉसिबल है, यहाँ पे कोई इमिशन नहीं होगा, ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ा। सेकंड लॉ प्रूव करते हैं कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो रिक्वायर्ड है, ओके। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपकी ये ज़्यादा है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो के मैक्स आपका फ्रीक्वेंसी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इमिशन का ये होगा। इसने तीनों लॉ, मतलब जो चारों पांचों लॉज थे, चारों लॉज उनको एक्सप्लेन किया। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे कि ओनली वन फोटोन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन, मतलब ना इन्होंने ये बोला कि ना वो सब लॉज तो पूरे कर दिए, लेकिन इन्होंने और क्या बोला कि सिर्फ एक ही फोटोन है ना, एक एस न्यू वाली जो फोटोन है उसकी एनर्जी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को इमिट करती है, और लाइट कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ पार्टिकल, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या प्रूफ कर देता है, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, मतलब कि हमारी जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो बेसिक करना था वो तो कर लिया है ना। अब देख लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग। यहाँ पे रिलेशन क्या है, कट ऑफ पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। तो आइंस्टाइन इक्वेशन से हमें क्या मिला कि के मैक्स एच न्यू माइनस में फाइ नॉट, और हमें के मैक्स की वैल्यू ई वी नॉट भी पता है, तो दोनों को इक्वल पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से ई वी नॉट इक्वल्स टू एच फाइ माइनस फाइ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी यहाँ पे सी बाय लैम्डा भी होती है, वी नॉट भी सी बाय लैम्डा नॉट होगी, तो इनको यहाँ पुट कर दो, और ये आ गया हमारा रिलेशन किसके बीच में, हमारा कट ऑफ पोटेंशियल के बीच में, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में, ठीक है। अब आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन देखें तो एच न्यू हमारा फाइ नॉट प्लस के मैक्स के इक्वल है। के मैक्स की वैल्यू ई वी नॉट भी होती है, और ई वी नॉट को अगर हम इसके इक्वल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। तो अगर वी नॉट की वैल्यू निकालनी है खाली, तो एच बाय में ई वी, फाइ नॉट बाय में ई, ये आ गई हमारे पास। और ये कैसी दिख रही है मुझे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की तरह, वाई एम एक्स, है ना। तो यहाँ पे फाइ हमारा क्या है, वर्क फंक्शन है मेटल का, न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है, एच हमारी प्लैंक कांस्टेंट, और के मैक्स हमारी क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस फाइव नॉट सी है, ठीक है, और ये जा रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रही है। तो देखो एच न्यू माइनस में फाइ नॉट, के मैक्स हमारा ई वी नॉट, दोनों को इक्वल पुट किया, किसके इक्वल आ गई, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये बता दिया। अब हमारा स्लोप किसके ऊपर होता है, मतलब टैन थीटा के ऊपर, है ना। तो यहाँ से हमने टैन थीटा निकाल लिया, यहाँ पे लाइन एक्सटेंड की, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल सा बनाया, और यहाँ से हमने टैन थीटा की वैल्यू निकाली, और वो क्या है, डेल्टा वी नॉट बाय में वी, और ओ सी जो है यहाँ पे माइनस फाइ नॉट बाय में ई आ जाएगा। ओ सी यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो ये ओ सी, ये आपका माइनस फाइ नॉट बाय में सी है, ठीक है। अब ये वाले ग्राफ्स भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये अभी ऊपर बनाया है ना, तो इसमें आपको क्या है वाई इंटरसेप्ट मिल गया माइनस फाइ नॉट बाय में ई, और अगर मुझे खाली फाइ नॉट निकालना है तो ओ सी इंटू में ई कर दूंगी, ठीक है। वर्क फंक्शन का एस्टिमेटेड, फ्रीक्वेंसी और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ग्राफ डिफरेंट मटेरियल्स के लिए ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब कि अलग अलग उसमें, ठीक है, उसकी क्या होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे, ओके। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का होता है, और उसको हम पैरेलल स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्लोप जो होता है स्ट्रेट लाइन का वो एच ही है, मतलब वो सेम है, बट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, ठीक है। अब बात करें अगर हम उसकी, हमारी फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की, तो उस टाइम पे ये वाले हमारे फॉर्मूला आ गया आइंस्टाइन इक्वेशन से, के मैक्स हमारा फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, लेकिन y इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव में है, तो कुछ नेगेटिव भी जाएगा यहाँ से, है ना। तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। और फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ देखें तो ये बताता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी का ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो ऐसा बन जाएगा बिल्कुल कांस्टेंट, ओके। ये हमारी कुछ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ही जाता है। तो इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये क्या शो करता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल कांस्टेंट होगा, ठीक है। टाइम एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट का देखें तो जो फोटो इलेक्ट्रिक
कॉन्स्टेंट है वो सैचुरेशन आ जाती है जब हमारा जो वैल्यू है 10⁻⁹ सेकेंड जो हमारा लॉ भी था, ठीक है। तो यहाँ तक आ जाएगी, तो उसके बाद ये सैचुरेशन मतलब कि इसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं डी ब्रोगली का देखूं हाइपोथेसिस, तो वो क्या कहते हैं, जो रेडिएशन है ना वो ड्यूअल नेचर की है, मतलब कि बोथ वेव और पार्टिकल नेचर प्रोजेस कर रही है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एक जो मूविंग मटेरियल है या फिर मूविंग मटेरियल पार्टिकल है वो समटाइम वेव्स की तरह बिहेव करता है, कुछ टाइम वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो वेव एसोसिएटेड है विद मूविंग पार्टिकल, उसे हम मैटर वेव बोलते हैं। और डी ब्रोग मतलब जो हमारी डी ब्रोगली वेव है, वेवलेंथ है, उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब वेव हुज वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। जो वेवलेंथ होंगी ना उसकी, उसे हम डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलेंगे, और उसकी वैल्यू क्या होगी, एच बाय में एम वी। अब इसकी डेरिवेशन क्या होगी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है उस ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ क्या होगी, एच न्यू, ठीक है। आइंस्टाइन की मास एनर्जी रिलेशन से हमें ये मिलता इज इक्वल टू mc²। तो दोनों को इक्वल पुट किया, मास की वैल्यू निकाल ली। अब जो फोटोन है सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसकी मोमेंटम क्या होगी, मास इनटू वेलोसिटी, पुट किया तो यहाँ से क्या आ गया, एक सी से कैंसिल, तो एच न्यू सी आ गया। और यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा पी है 1 में सी बाय वी बन गया, मतलब इसको हमने नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये लैम्डा एच बाय में लैम्डा बन गया, ठीक है। तो अगर मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो वो एच बाय में पी आएगी, ठीक है। मतलब एच बाय में मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू में वेलोसिटी, उसको पुट किया तो ये हमारी इक्वेशन आ गई ऑफ डी ब्रोगली फॉर मटेरियल पार्टिकल, ठीक है, मटेरियल पार्टिकल के लिए। अब अगर मैं रिलेशन देखूं डी ब्रोगली वेवलेंथ और टेम्परेचर का, तो ये हमारे पास जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने 11th में पढ़ा था उसमें था ये। तो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद कर लो K इज इक्वल टू 3/2 kBT, ठीक है। KB यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे KB जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और K यहाँ पे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो ½ mv² होता है, दोनों को इक्वल पुट किया, तो उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, PMV बचा, ठीक है। और फिर √2mk बचा, और फिर सॉरी ये दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो P होता है वो मास इंटू में वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ √2mk, ठीक है, यहाँ से ही कुछ निकालूँ मैं मास की वैल्यू, तो हमारे पास ये आएगी, ठीक है। और इसमें हमने पुट कर दिया mk, ठीक है। तो यहाँ से आ गई, इसमें k की वैल्यू पुट करो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की, और यहाँ से आ गया, और लैम्डा की वैल्यू h बाय में p, और p की वैल्यू ये लो, ठीक है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए देखूँ तो उसमें भी क्या है, बेसिकली कुछ भी नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है m, चार्ज e है, वेलोसिटी v है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ½ mv। तो वर्क डन कितना होगा, EV, इन दोनों को इक्वल पुट करो, ठीक है। और यहाँ से आपका आ जाएगा V इज इक्वल टू √2e V बाय में m, काइनेटिक एनर्जी, और हमने वर्क डन को इक्वल रख दिया, क्योंकि वो भी तो मूविंग की वजह से ही हो रही है, और वर्क डन भी हमारा मूव करने की वजह से ही होता है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू HMV, और यहाँ पे हमने V की वैल्यू पुट की, और यहाँ से हमारे पास आ गया, और वैल्यू पुट करके बस हमें लैम्डा की वो देखनी थी, ठीक है। अब ये वाले ग्राफ्स भी कुछ याद कर लेना, लैम्डा बाय में V या फिर K ऐसा होगा कुछ, ठीक है। अगर अंडर रूट में V आ गया तो भी ऐसा ही बनेगा, ठीक है। और लैम्डा बाय में 1 बाय में √V हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। ये वैल्यूज याद कर लेना, वैसे आएगी नहीं ज़्यादा, डी ब्रोगली की आती है, या फिर आइंस्टाइन को प्रूफ करने की, या फिर ग्राफ, ठीक है। आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ आया होगा, और ऐसी एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आधे घंटे में ये चैप्टर ख़त्म कर दिया हमने, ऐसे ही नोट्स बना के लाऊंगी आगे से, और जल्दी ही चैप्टर ख़त्म होगा। ये पूरा चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब हम एटम्स एंड न्यूक्लियर करेंगे नेक्स्ट। हो सकता है वीडियो 1-2 दिन छोड़ के आए, लेकिन पूरी आएगी, क्योंकि देखो नोट्स प्रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे भी, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।